वीडियो नंबर 96 के आगे का ये भाग हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोतों की प्रकृति में मोहरों के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल में मोहरें मिट्टी और धातु दोनों की ही हुआ करती थी और इस पर किसी भी नरेश, सामंत, उसके पदाधिकारी, उसके वंश के लोग, उसके मुख्य व्यक्ति, उनके राज्य के विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति, उनके नाम या उनके हस्ताक्षर उसमें होते थे, या ये मोहरें किसी देवता से संबंधित भी हो सकती थीं। सबसे पुरानी मोहरें जो हमें प्राप्त हुई हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई है और ये काफ़ी बड़ी संख्या में है। अधिकतर इनमें जो है पशुओं की आकृति बनी हुई है और सिंधु लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं गई है कि कैसी है ये, इसको पढ़ कर के हम पता ही नहीं कर पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उस सिंधु लिपि में भी उस पर कुछ अंकित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो है वह पशुपति की मोहर है, जिसमें एक योगी को योगी मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसको इतिहासकारों ने पशुपति नाथ की संज्ञा दी है और शिव के रूप में माना है। तो वह सबसे महत्वपूर्ण मोहरें हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि गुप्त काल में हमारे को प्राचीन वैशाली से 274 मोहरें इस प्रकार की हमारे को प्राप्त हुई है। हमारे को समुद्रगुप्त की समय की भी मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने जिस अपनी जो विविध मोहरें चलाई थी, जिसमें गरुड़ मोहर है, ध्वजाधारी मोहर है, तो इस तरह से जो उसने विभिन्न मोहरों का प्रचलन किया था वह भी हमारे को समुद्रगुप्त के काल की जानकारी देती है। नेक्स्ट जो है मुख्य प्रकार पुरातात्विक सामग्री का वह है मूर्तियाँ या शैल चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे को कई महत्वपूर्ण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, जैसे योगी की प्रतिमा है, नर्तकी की प्रतिमा है। वे हमारे को उस काल की जानकारी महत्वपूर्ण यह देती है कि धार्मिक स्थिति क्या थी और मनोरंजन के क्या साधन थे। इसी तरह से हम मौर्य काल के हमारे को कई सुंदर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे को उस समय के जीवन के बारे में ज्ञात होता है। शुंग सातवाहन और कुषाण काल में जो मथुरा शैली की बनी हुई मूर्तियाँ हैं और गांधार शैली की जो मूर्तियाँ हमारे को उस समय पश्चिम उत्तर भारत में जो कि यूनानी प्रभाव से प्रभावित हमें दिखती हैं, वे मूर्तियाँ हमारे को प्राप्त हुई है। इसमें हम मुख्य रूप से गुप्त काल में बनी हुई मूर्तियाँ, सारनाथ में और मथुरा की बनी हुई मूर्तियाँ जो कि गुप्त काल की प्रमुख हैं, उसको हम महत्वपूर्ण स्रोत मान सकते हैं। तो इस प्रकार से शैल चित्र जो हैं, जैसे भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं, वे हमारे को पाषाण काल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी तरह से हमारे को गुप्तकालीन कई प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। चोल काल की हमारे को नटराज की जो कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, वह भी इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के शैल चित्र जो हैं वे भी अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे बैराठ, हम अलवर के रहने वाले हैं, हमारे पास में ही एक जगह है विराट नगर, तो वहाँ पर हमारे को प्राचीन काल की कई मूर्तियाँ हमारे को वहाँ पे शैल चित्र हमारे को वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे कई अलग अलग डूंगरियाँ बनी हुई है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में ले रखी हैं, जैसे भीम डूंगरी है, ये नीम की डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, गोदनाडी है, पापना है। इस प्रकार के कई वहाँ पे डूंगरियाँ हैं जिस पे 250 शैल चित्रों के हमारे को प्रमाण प्राप्त होते हैं। फिर अजंता की गुफाओं को हम नहीं भूल सकते हैं, जहाँ से हमारे को गुप्तकालीन चित्रकला, जो कि इतनी विकसित चित्रकला थी,
वह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे को अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्मारक। स्मारक से हमारे पुरातात्विक सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह इतिहास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्मारकों में मुख्य रूप से मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, गुहाएं, प्रसाद, राजमहल या रहने वाले भवन और स्तंभ, तोरण द्वार, दुर्ग, गढ़ी जो छोटे छोटे से किले होते हैं, जलाशय, इस तरह से ये इतनी सारी जगह हैं जो हमारे को उस समय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के 4 स्मारक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। पहला, आपने शायद इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने भी सुना होगा, मोहनजोदाड़ो का हम देखते हैं विशाल स्नानागार। दूसरा, हम देखते हैं कि हड़प्पा का एक विशाल हमारे को अन्नागार, मतलब कि अन्न का जहाँ स्टोर किया जाता था, वह हमारे को मिला है। तीसरा जो स्मारक हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं वह है लोथल का डॉकयार्ड, यानी कि जहाँ पे ये बड़े बड़े जहाज और नाव जो आकर के वहाँ पे व्यापार के लिए उनके पास आया करते थे और वहाँ रुका करते थे। और एक चौथा जो है वह है धौलावीरा का विशाल स्टेडियम, यानी कितने ही लोग वहाँ पे एक जगह पर बैठा करते थे। तो यानी कि वहाँ मनोरंजन का कोई ना कोई साधन रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य के लिए वो लोग इकट्ठा होते रहे होंगे। इसी तरह से मौर्य काल का 1000 स्तंभों का जो महल है, वह हम अशोक का जो महल है उसको हम महत्वपूर्ण उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक ले सकते हैं। इसी तरह से हम भारूत और सांची है, बोधगया है, यहाँ पे जो स्तूप हैं, ये शुंगकालीन कला के एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिससे हमारे को चित्रकला के साथ साथ दैनिक जीवन की और तात्कालिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के मंदिरों को हम ले सकते हैं, जिसमें भीतरी गांव का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार का विष्णु का जो मंदिर है। इसी तरह से चोल काल के मंदिरों में, जिसमें हम तंजौर का सबसे मुख्य राजराजेश्वर का जो मंदिर है उसको हम महत्वपूर्ण कला में मान सकते हैं। इसी तरह से पल्लव कालीन जो हमारे को शोर यानी कि तटीय मंदिर, शोर टेम्पल्स जो हमारे को एक साथ प्राप्त हुए हैं, उसको हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मान सकते हैं। वहाँ पे जो महाबलीपुरम में 5 रथ टेम्पल, जिसको द्रौपदी का रथ, अर्जुन का रथ, इस तरह से हमने 5 नकुल सहदेव का रथ है, धर्मराज का रथ है। तो ये जो अलग अलग 5 रथ वहाँ पे हमारे को प्राप्त हुए हैं, उसको भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। और इसके माध्यम से इन चैत्य और विहार में जो बाहर से यात्रीगण आए और यहाँ पर रुके और साहित्यिक रचनाएं करी, यहाँ पे उन्होंने जो देखा उसके बारे में जो लिखा, तो ये हमारे इतिहास की जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन, स्मारक माना जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वह है उत्खनित अवशेष। उत्खनित अवशेष जो है वो हम मृदभांडों को, पाषाण और धातु के उपकरण, हम अब पुरा पाषाण काल की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे को कई प्रकार के ऐसे उपकरण, कई नुकीले हैं, कई फ्लैट है, कोई चपटा है, कोई गोल है। तो तरह तरह के धातु के उपकरण या पत्थरों से बने हुए उपकरण जो पुरा पाषाण कालीन लोग यूज़ में लिया करते थे, उससे हमें तात्कालिक उनकी रहन सहन का, आवासीय जीवन का, शिकार करने का जानकारी हमारे को, मतलब तात्कालिक जीवन की हमें जानकारी प्राप्त होती है।
हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण लें तो सिंधु सभ्यता में किस प्रकार से हमारे को जो मृदभांड प्राप्त हुआ है और मृदभांड में जो हमारे को अन्न प्राप्त हुआ है, तो उससे हमारे को पता चला है कि वो लोग गेहूं से अपरिचित थे, जबकि जौ और बाकी जो अन्न हैं वे बहुतायत में हमारे को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि चूल्हे के चिन्ह हमारे को वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब वे रोटी पका करके खाया करते थे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट गेहूँ, पर रोटियों को इस प्रकार से वे पका करके, या सब्जियों को हम उस समय अंदाज़ लगा सकते हैं कि चूल्हे पे पका करके ही खाया जाता रहा होगा। फिर हमारे को चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं इतनी सारी, तो उन चूड़ियों से हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि वे श्रृंगार भी किया करते होंगे। कई हमारे को क्लिप, सोने के क्लिप भी मिले हैं, हाथी दांत के क्लिप भी मिले हैं, कंघे मिले हैं हमारे को, और हमारे को मोती और मनके मिले हैं, उसके बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो उससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि वे किस प्रकार के श्रृंगार प्रिय लोग रहे होंगे। इसी तरह से अलग अलग मृदभांडों पर जो चित्रकारी हमारे को प्राप्त हुई है, जैसे काले रंग के मृदभांड है, लाल रंग के हैं, ओकर कलर के हैं, तो ये हमारे को एक टाइम पीरियड का भी एहसास करते हैं, दिलाते हैं। यानी कि इन चित्रकारियों के आधार पर हम लेवल ऑफ सिविलाइजेशन का अंदाज़ निकालते हैं, और उससे हमारे को यह पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल में हुई होगी। फिर हमारे को एरिया का पता चलता है। जैसे हम चित्रित धूसर भांड, मृदभांड जो हमारे को मिले हैं, वे मुख्य रूप से गंगा घाटी में ही प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग के जो मृदभांड है वह हमारे को गुजरात और कच्छ के एरिया में, और ताम्रपाषाण कालीन जो हैं वह हमारे को आहाड़ में प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भारत में महापाषाण कालीन हमारे को औजार मिले हैं, तो उससे हमारे को पता चलता है कि मेसोलिथिक एज ज़्यादातर हमारे को दक्षिण भारत में ही मिली है। तो इस तरह से हम काल का भी डिवीज़न करते हैं, या कहाँ पे किस प्रकार से कौन कौन से समय में कहाँ पे क्या बर्तन और किस प्रकार का जीवन रहा होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि लौह युगीन संस्कृति के भी अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं, तो उसका कालखंड जो करा गया है वो 800 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व का निर्धारित किया गया है। चमकीले मृदभांड भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो चमकीले मृदभांड के लिए इतिहासकार या आर्कियोलॉजी वाले जो हैं वे ये कहते हैं कि ये 6ठी शताब्दी से 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व के रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय कुछ नगरीय क्रांति हुई थी, क्योंकि महाजनपदों का विकास हुआ था। तो इस विकास के अंतर्गत उन्होंने चमकीले मृदभांड या इस तरह की पेंटिंग्स का उन्होंने ढूंढ निकाला था, जिसमें चमकीले मृदभांड भी निर्माण किए जाते थे। इसी प्रकार से हमारे को पाषाण और धातु के उपकरण मिले हैं, पत्थरों के, पुरापाषाण के, मध्यपाषाण के और महापाषाण कालीन मृदभांड मिले हैं। तो ये मृदभांड जो हैं वे हमारे को विभिन्न संस्कृतियों के, उसको हम चाहे ताम्र संस्कृति में काल के माने, मतलब विभिन्न काल इतिहासकारों ने ही निश्चित किया है, तो हमारे को ताम्र संस्कृति, कांस्य संस्कृति, लौह संस्कृति और इन संस्कृतियों के विकास काल को समझने में हमारे को मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विभिन्न जो कैटेगरीज़ हैं पुरातात्विक स्रोतों की, उससे हमारे को इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। थैंक यू।